स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब है अवचेतन मन की शक्ति। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड सार है, तो हम उसी के आधार पर इसके आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या समझना चाह रहे हैं, बेसिकली इस किताब के मुताबिक ये अवचेतन मन, ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर चीज क्या है, कैसे काम करता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में इसे कंट्रोल करके अपनी जिंदगी में सफलता, अच्छी सेहत, खुशी ला सकते हैं, जैसा किताब दावा करती है। किताब शुरू होती है एक बड़े कैची आइडिया से, आपके भीतर का खजाना। ये कहती है कि हमारा अवचेतन मन एक ट्रेजर बॉक्स जैसा है जिसमें पता नहीं कितनी क्षमताएं हैं। तो चलो देखते हैं इस खजाने में क्या है। इसमें वो सब जमा होता है जो हम सोचते हैं, मानते हैं, कल्पना करते हैं लगातार। तो यहाँ सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या वाकई हमारे विचार, हमारे बिलीव्स, हमारी इमेजिनेशन हमारी असलियत को, हमारी रियलिटी को बना सकती है? किताब तो यही कहती है। हाँ, ये दावा बहुत बड़ा है और यही मतलब इस किताब का कोर आइडिया है। अवचेतन मन का ये कॉन्सेप्ट कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमारे होशो हवास के कंट्रोल से बाहर काम करती है, ये नया नहीं है, सदियों पुराना है, पर मर्फी इसे खास तरीके से समझाते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि किताब के अनुसार अवचेतन मन जो है वो लॉजिक इस्तेमाल नहीं करता, उसमें तर्क नहीं है, वो सही गलत, अच्छा बुरा ये सब नहीं सोचता। इसमें आकर्षक बात यह है कि किताब कहती है वो एक मिट्टी जैसा है, उपजाऊ जमीन। अब आप उसमें जो बीज डालोगे, डर का, विश्वास का, कामयाबी का या नाकामयाबी का, वो बस उसे ले लेगा बिना सवाल किए और उसे उगाना शुरू कर देगा। ये सोचना कि मन का एक हिस्सा इतना पावरफुल है पर उसमें रीजनिंग नहीं है, ये थोड़ा चौंकाता भी है और सोचने पर मजबूर करता है कि हम अनजाने में क्या क्या डाल रहे हैं उसमें। बिल्कुल, ये तर्क न करने वाली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो किताब के हिसाब से मन के दो हिस्से कैसे काम करते हैं। एक तो हुआ चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम रोज सोचते हैं, फैसले लेते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं। ये हमारी जागती हुई अवस्था का ड्राइवर है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है ये अवचेतन मन, जो बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है। हमारे शरीर के ऑटोमेटिक काम जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, हमारी आदतें, और सबसे जरूरी वो चेतन मन से मिलने वाले सुझावों को, आइडियाज को, विश्वासों को लेता रहता है। किताब का सार यही कहता है कि अगर चेतन मन किसी डर को पकड़ ले, मान लो कोई सोचता है मैं कामयाब नहीं हो सकता या पैसे हमेशा कम पड़ते हैं, तो अवचेतन मन इसे एक कमांड की तरह ले लेता है। हाँ, एक ऑर्डर की तरह। सोच नहीं रहती। अवचेतन मन शरीर के फंक्शंस, हमारे बर्ताव, यहाँ तक कि बाहरी हालात को भी बदलने लगता है ताकि वो उस कमांड या विश्वास से मैच करे। वो बीज और मिट्टी वाली बात एकदम सही बैठती है यहाँ। चेतन मन बीज चुनता है और अवचेतन उसे पेड़ बना देता है, चाहे वो फल दे या काटे। सही कहा। और किताब यहीं पर अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति की बात करती है। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव फोर्स है। सार इस बात पर जोर देता है कि दो चीजें, दोहराव यानी रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन यानी मन में तस्वीर बनाना और महसूस करना, ये बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। किताब का लॉजिक ये है कि जब आप किसी सोच या इच्छा को बार बार दोहराते हो और उसे सच मानकर महसूस करते हो, इमोशन के साथ, जैसे वो हो चुका है, तो आप सीधे अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डाल रहे हो। और दावा यह है कि इस प्रोग्रामिंग से सेहत, पैसा, रिश्ते, इनमें असली दिखने वाले बदलाव आ सकते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लगती, ये कुछ गहरे लेवल का मैकेनिज्म लगता है। भले ही किताब इसे स्पिरिचुअल या मेंटल नजरिए से देखे, किताब पुराने और नए जमाने की मेंटल हीलिंग के उदाहरण भी देती है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, प्लेसिबो तो खैर साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वही, मरीज को मीठी गोली दी, बोला ये पावरफुल दवा है, और कई बार सिर्फ मरीज का विश्वास उसे ठीक कर देता है। इसी तरह हिप्नोसिस है या फेथ हीलिंग। किताब कहती है इन सब के पीछे सीक्रेट यही अवचेतन मन की पावर है, जो इंसान के विश्वास पर रिस्पॉन्ड करती है। तरीका चाहे कोई भी हो। हाँ, अगर इंसान को पक्का यकीन हो जाए कि वो ठीक हो जाएगा, तो अवचेतन मन उस यकीन को हकीकत बनाने में जुट जाता है। यहाँ तक कि असली दवा भी ज्यादा असर करती है जब मरीज को डॉक्टर और दवा पर पूरा विश्वास होता है।
ये विश्वास कितना सेंट्रल है इसमें। बिल्कुल। और किताब इसे एक कदम और आगे ले जाती है। ये कहती है कि अवचेतन की एक नेचुरल टेंडेंसी है जीवन की तरफ, सेहत की तरफ, ग्रोथ की तरफ। वो हमेशा बॉडी को बैलेंस में, हेल्दी रखने की कोशिश करता है। तो फिर बीमारी या प्रॉब्लम क्यों? किताब का जवाब है हमारे नेगेटिव विचार, डर, चिंता, गिल्ट। ये चीजें उस नेचुरल फ्लो को रोकती हैं, जैसे नदी के बहाव में कोई पत्थर डाल दे। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो किताब का सार ये कह रहा है कि हमें कोई नई शक्ति बनानी नहीं है। जो शक्ति पहले से है, जीवन की तरफ जाने वाली, बस उसके रास्ते से नेगेटिव रुकावटें हटानी है। और हटाने का तरीका? वही पॉजिटिव विश्वास, कल्पना और भावनाएं। तो विश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक एक्टिव एजेंट है जो अवचेतन की दिशा बदलता है, उसे नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव, लाइफ गिविंग पैटर्न पे लाता है। इसलिए विश्वास शायद सबसे जरूरी रोल निभाता है इसमें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल तो समझ में आता है, पर इसे रोज की लाइफ में कैसे यूज करें? किताब का सार कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। पहला कदम लगता है क्लैरिटी। एकदम साफ पता होना चाहिए कि चाहिए क्या। सिर्फ खुशी या पैसा नहीं, उसकी क्लियर पिक्चर। कैसा लगेगा, क्या दिखेगा, क्या सुनाई देगा, बिल्कुल स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिसिटी जरूरी है। दूसरा कदम इमेजिनेशन और फीलिंग। उसे सिर्फ सोचना नहीं, कल्पना करना जैसे वो अभी हो रहा है, इसी पल। और सबसे जरूरी, उस कामयाबी की, सेहत की या खुशी की फीलिंग को महसूस करना। किताब कहती है इमोशन ही फ्यूल है जो विचार को अवचेतन तक ले जाता है। बिना फीलिंग के शायद असर कम हो। हाँ। तीसरा कदम है दोहराव, रेपिटेशन। उस कल्पना और भावना को रोज दोहराना, खासकर रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही। अच्छा, वो टाइम क्यों? किताब कहती है इन टाइम पर हमारा चेतन मन, जो लॉजिक करता है, वो शांत होता है। तो अवचेतन सुझावों के लिए ज्यादा खुला होता है। जैसे आप दिन में 2 बार अपने मेंटल गार्डन में अच्छे बीज डाल रहे हो, और इसे तब तक करना है जब तक अवचेतन उसे पूरी तरह मान न ले। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, नेगेटिव विचारों और सुझावों से बचना। हाँ, ये तो चैलेंजिंग है। ये अंदर से भी आ सकते हैं, खुद पर शक, और बाहर से भी दूसरे लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं। हाँ। किताब कहती है कि अगर आप एक तरफ अच्छी सेहत मांग रहे हो और दूसरी तरफ बीमारी की चिंता कर रहे हो या बातें कर रहे हो, तो आप मिक्स सिग्नल भेज रहे हो। हाँ, अवचेतन कंफ्यूज हो सकता है या नेगेटिव वाले को ही पकड़ लेगा। हाँ। ये वाकई मुश्किल लगता है रोज की लाइफ में। बिल्कुल, सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत चाहिए इसमें। किताब पैसे के लिए, वेल्थ के लिए अवचेतन के इस्तेमाल पर काफी फोकस करती है। संदेश सीधा है, गरीबी की सोच से निकलो, अमीरी की सोच अपनाओ, महसूस करो कि आप अमीर होने के लायक हो। एक दिलचस्प टिप है, जब कोई चीज महंगी लगे तो ये मत कहो मैं खरीद नहीं सकता। मन में कहो या जोर से कहो मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, या ये मेरे पास आ रही है। अच्छा, ये कहने भर से। किताब का दावा है कि ये मानसिकता, ये एटीट्यूड अवचेतन को एक्टिवेट करता है। फिर वो आपको वैसे आइडियाज, मौके या लोगों की तरफ ले जाता है जो आपको पैसा कमाने में मदद करें। और यही चीज सक्सेस के लिए भी है। किताब कहती है कामयाब लोग, चाहे उन्हें ये सिद्धांत पता हो या ना हो, अक्सर अपने गोल पर बहुत यकीन रखते हैं। वो फेलियर के विचारों को आने नहीं देते, वो अनजाने में ही अपने अवचेतन को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं। किताब में टेस्ला, एडिसन, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट्स का भी जिक्र है। हाँ, उनकी इंट्यूशन की बात। बिल्कुल, कैसे उन्हें मुश्किल प्रॉब्लम के हल अचानक से मिलते थे, जैसे कोई फ्लैश आया हो दिमाग में। किताब इसे अवचेतन का काम मानती है। जब चेतन मन थक जाता है तो अवचेतन समाधान सामने लाता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं शायद। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किताब ये तो बताती है कि अवचेतन गाइड करता है, मौके लाता है, हल देता है, पर ये कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? क्या ये सच में बाहर की दुनिया को, यूनिवर्स को अफेक्ट करता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं, या फिर ये हमारी अंदरूनी हालत को बदलता है, जैसे हमारी परसेप्शन तेज हो जाती है, हम वो मौके देख पाते हैं जो पहले नहीं दिखते थे? हाँ, ये भी हो सकता है। या शायद ये हमारे बिहेवियर को बदलता है बहुत छोटे छोटे तरीकों से। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो आप शायद ज्यादा रिस्क लोगे, लोगों से अलग तरह से बात करोगे और उससे सक्सेस मिलेगी। किताब का सार इस कैसे पर बहुत डिटेल में नहीं जाता, वो ज्यादा क्या होता है और नतीजे पर फोकस करता है।
लेकिन ये जो कनेक्शन बताया गया है अंदर के विश्वास और बाहर की हकीकत के बीच, ये सोचने वाली बात है कि इसका असली रास्ता क्या है। हाँ, ये कैसे वाला सवाल बहुत गहरा है और शायद यहीं पर विश्वास, फेथ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। किताब में स्लीप टेक्निक का जिक्र भी इसीलिए है शायद, सोने से ठीक पहले का टाइम। हाँ, जब आप आधी नींद में होते हैं। बिल्कुल, उसे गोल्डन टाइम माना गया है अवचेतन तक पहुंचने का, क्योंकि तब हमारा लॉजिकल माइंड जो दिन भर चिंता करता है वो शांत होने लगता है। उस समय अगर आप अपनी इच्छा को एक छोटे पॉजिटिव वाक्य में दोहराते हैं या विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो सीधे अंदर जा सकता है। हाँ, किताब कहती है बहुत से लोगों को इस टेक्निक से अपनी प्रॉब्लम के हल मिले हैं, या सुबह वो एक नए आइडिया के साथ उठे हैं, जैसे अब चेतन ने रात भर उस पर काम किया हो। ये दिलचस्प है। तो ये सिद्धांत सिर्फ पैसे या करियर तक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का सार बताता है कि इन्हें लाइफ के दूसरे एरियाज जैसे रिश्ते, उन पर भी लागू किया जा सकता है। रिश्तों में कैसे? यहाँ भी वही फंडामेंटल बात है। आप चेतन शब्दों से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करता है। अगर आप किसी के लिए मन में गुस्सा, नाराजगी, जलन रखते हैं लगातार, तो किताब के अनुसार ये फीलिंग्स अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर वो रिश्तों को खराब करती हैं। हाँ, चाहे आप बाहर से कितना भी अच्छा बनो। इसके उलट अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, प्यार, माफी की भावना रखते हो, तो वो एक पॉजिटिव पैटर्न बनता है जो अच्छे रिश्तों को लाता है। यहीं पर माफ करने की, फॉरगिवनेस की बहुत अहमियत बताई गई है। अच्छा। किताब कहती है किसी के लिए गुस्सा या द्वेष पालना जहर पीने जैसा है, नुकसान खुद का ही होता है। ये नेगेटिव इमोशंस अपचेतन में ब्लॉक बना देते हैं। ईमानदारी से माफ कर देना, चाहे उस इंसान को बताए बिना ही, वो इन ब्लॉक्स को हटाता है, मेंटल पीस लाता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है मानसिक शांति के लिए। और उम्र को लेकर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। किताब कहती है उम्र सिर्फ साल नहीं है, ये काफी हद तक मन की हालत भी है। मतलब? अगर आप लगातार खुद को बूढ़ा, थका हुआ, बेकार महसूस करते हैं, सोचते हैं, तो आपका अवचेतन इस आइडिया को पकड़ लेता है और शरीर पर भी असर दिखता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं, लाइफ में एक्टिव हैं, खुद को मेंटली यंग फील करते हैं, तो आप ज्यादा टाइम तक अपनी एनर्जी बनाए रख सकते हैं। ये एज इज जस्ट अ नंबर वाली बात को एक लेवल ऊपर ले जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम पूरी बात को समेटें, किताब के सार का निचोड़ निकालें, तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? क्या टेकअवेज हैं? पहला, हमारे विचार, खासकर वो जिन्हें हम बार बार और इमोशन के साथ सोचते हैं, उनमें हमारी रियलिटी को शेप करने की ताकत है। दूसरा, अपचेतन मन एक नौकर जैसा है। वो सवाल नहीं करता, वो बस चेतन मन के मेन आइडियाज और विश्वासों को लेकर उन्हें पूरा करने में लग जाता है, स्वीकार कर लेता है। हाँ। तीसरा, इस अवचेतन को प्रोग्राम करने का तरीका है विश्वास, कल्पना और भावना, इनका कॉम्बिनेशन। और चौथा, रोज पॉजिटिव बातें सोचना या कहना, एफर्मेशंस, विजुअलाइज करना और अपने अंदर की बातचीत को पॉजिटिव रखना, ये जरूरी प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो संक्षेप में किताब का सार ये कह रहा है कि हम अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन सकते हैं, अपने अवचेतन मन को सही डायरेक्शन देकर, विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ हम कथित तौर पर अच्छी सेहत, ज्यादा पैसा, गहरी सक्सेस और सच्ची खुशी पा सकते हैं। ये सुनने में बहुत एम्पावरिंग लगता है। बिल्कुल। कोर थीम यही है, हमारे अपने विचारों और विश्वासों में ही बहुत शक्ति छिपी है और उसे हम जानबूझकर सचेत रूप से इस्तेमाल करके अपने अवचेतन को अपने गोल्स के लिए काम पर लगा सकते हैं। किताब इसे एक ऐसी टेक्निक बताती है जिसे कोई भी सीख सकता है, यूज कर सकता है। ये एक तरह से हमें अपने मन का मालिक बनने का बुलावा है, अपने मेंटल वर्ल्ड का कंट्रोल लेने का, जैसा किताब के सार में है। तो आज हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति के सार के बेस पर अवचेतन मन की इस फैसिनेटिंग दुनिया, इसकी कही जाने वाली शक्तियों और इसे प्रभावित करने के तरीकों पर एक उम्मीद है गहरी नजर डाली। इस पूरी चर्चा पर एक आखिरी सोच शायद ये हो सकती है कि ये जो नजरिया है, अगर इसे सच माने तो ये अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाता है। जिम्मेदारी कैसी? अगर हमारे विचार सच में हमारी हकीकत को इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं जैसा किताब दावा करती है, तो हमें अपने हर विचार, हर विश्वास, हर अंदरूनी डायलॉग के प्रति कितना ज्यादा सावधान और जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये हमें अपने मेंटल डाइट के लिए उतना ही कॉन्शियस होने को कहता है जितना हम फिजिकल डाइट के लिए होते हैं। सही बात है।
क्योंकि अनजाने में हम जो सोच रहे हैं शायद हम वही बनते चाह रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये किताब के सार पर ही आधारित है, पर शायद सोचने पर मजबूर करे। अगर हमारे विचार सच में हकीकत को आकार देते हैं, जैसा ये किताब सुझाती है, तो हम अनजाने में अपनी रोजमर्रा की आम बातचीत से, अपनी शिकायतों से, अपनी चिंताओं से, यहाँ तक कि अपनी हंसी मजाक वाली बातों से भी अपने जीवन में असल में क्या निर्माण कर रहे हैं,